अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसान और आप देख रहे हैं बातचीत। दुनिया की हर ज़बान की तरह उर्दू ज़बान का भी ख़त या जिसको आम फहम ज़बान में स्क्रिप्ट कहा जाता है या फिर लिखाई उर्दू बोलने वालों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। और हम देखते हैं कि आजकल के इस जदीद दौर में इस ख़त का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। उर्दू के इस ख़त के भी दो पहलू हैं, यानी कि एक तरफ तो है सादा ख़त जिसको हम बचपन से ही प्रैक्टिस करते आए हैं खुशखती की फॉर्म में, और दूसरी तरफ है इस ख़त की दिलकश तरीन ख़ताती यानी कि कैलीग्राफी। इन दोनों पहलुओं के ऊपर ही आज थोड़ी बातचीत करने के लिए मैंने दावत दी है काशिफ खान साहब को। सर कोई पिछले 10 साल से ख़ताती पढ़ा रहे हैं और मुझ समेत हज़ारों के उस्ताद हैं। मज़ीद मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है जो कि आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं और आज के मौजू के बारे में बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है सर, सब सही गुजर रहा है सर, रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। सर जो आज आपको ख़ास तौर पे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने दावत दी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया, तो उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू ज़ुबान पे हम बात कर रहे थे और आपको भी याद होगा कि जब मैं स्टूडेंट था आपके साथ कराची में तो हम लोग काफ़ी इस टॉपिक पे ऑन एंड ऑफ बात करते आए हैं। तो सर सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि समझ लीजिए कि उर्दू की स्टोरी के बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो उर्दू के अंदर जो खत है, अब खत के अंदर दोनों चीजें हैं, यानी कि एक तो उसका फन है कि उसकी खूबसूरत कैलीग्राफी का होना, और जो उसका एक बेसिक खत है जिसको हम इंग्लिश में हम फहम जबान में स्क्रिप्ट कहते हैं, वो कहाँ से आया उर्दू का? क्या वो फारसी से आया और उर्दू में उसको कैसे फिर फरोग मिला? हाँ, देखो बुनियादी तौर पे उर्दू जिस तरीके से कहा जाता है लश्करी जबान है। और हम्म। लश्करी जबान कहा ही उर्दू का मतलब ही लश्कर के है। अब लश्कर से मुराद ये था कि जब मुख्तलिफ अक़वाम जो थी 11वीं सदी ईस्वी के अंदर यहाँ पर हमला आवर हुई हिंदुस्तान के अंदर, तो मुख्तलिफ लोग उसमें आए, जिसमें अरब भी थे, जिसमें पर्शियंस भी थे, जिसके अंदर अफगान भी थे। और उन्होंने हमले किए बहुत ज़्यादा। फिर खिलाफत उस्मानिया का बहुत बड़ा असर था। खिलाफत उस्मानिया खुद आई, मुगल्स के अंदाज में आई और फिर हम्म। वो आगे बढ़ी। अच्छा, अब वो जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो जबानें जो उनके साथ आती थी, उनके साथ जब वो अफवाज आती थी ना, तो अफवाज, अवाम तो आती नहीं थी उनके साथ तो हम्म। अफवाज आती थी। अच्छा, अफवाज आने के बाद जब तसल्लुत हासिल कर लिया करती थी तो बाजारों में निकलते थे, खरीदारी करते थे, तो उसके लिए जबान का बड़ा मसला पड़ता। अच्छा, जबान के जो मसाइल थे उसको हल करने के लिए वो मसला ये था कि उनकी जबान कुछ और थी। हिंदुस्तान में संस्कृत और मुख्तलिफ जबानें बोली जा रही थी, मुख्तलिफ तकरीबन 60 भाषाएं या जबानें बोली जा रही थी मुख्तलिफ किस्म की। और हम्म। ख़ास तौर पे दिल्ली के अंदर इसका वजूद होता है। दिल्ली के अंदर उर्दू जबान का खड़ी बोली बोली जाती थी दिल्ली के अंदर। और वो खड़ी बोली जो थी उसके साथ साथ उर्दू को जब मर्ज किया गया, यानी खरीदारी करने के दौरान ऐसा स्टाइल डेवलप हुआ वहाँ पर, जो मौरिखीन कहते हैं कि हम्म। उसने उर्दू को डेवलप किया। इसीलिए उर्दू जबान के अंदर मैंने भी तहकीक की तो मुझे अंदाजा हुआ कि उर्दू अरबी जबान को मैंने देखा कि उर्दू के कितने हर्फ जो हैं या लफ्ज जो है वो अरबी में मिलते हैं। तो 100 लफ्ज मैंने जब देखे तो मुझे अंदाजा ही हुआ तकरीबन 60 से 40 लफ्ज वो थे जो उर्दू में ही हमारे इस्तेमाल हो रहे थे, जिससे मुरादी कि अरबी में वो मौजूद थे ऑलरेडी, फारसी में मौजूद थे। अच्छा, इस तरीके से सफर जब चलता चलता आता है तो 18वीं सदी में उर्दू हमारी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। गालिब के अशार के अंदर बहुत सारे अशार आपको, बाजी चाहे असफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। अब इसके अंदर देखो उर्दू कितनी सहल है, सादी उर्दू है बिल्कुल। इससे पता लगता है कि हम्म। 18वीं सदी की उनकी शेर है। और वो शेर इतना सादा अंदाज में, सिर्फ इसमें अतफाल का लफ्ज जो है वो फारसी जबान का है और बाकी सारे लफ्ज बाजी चाय का लफ्ज जो है फारसी जबान का है। तो बाकी सारे के सारे लफ्ज हमारे उर्दू जबान में इस्तेमाल होते हैं सादा जबान में से। इससे मुझे पता लगता है कि उर्दू जबान जो थी वो अपनी दकीक हालत में भी उस वक्त मौजूद थी, क्योंकि गालिब ने उसमें भी अशार कहे हैं और गालिब ने बहुत सादा जबान में भी अशार कहे हैं। तो इससे पता लगता है कि 18वीं और 17वीं सदी के अंदर उर्दू का अच्छा मेयार मौजूद था यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान के अलावा ये किसी जबान जगह की बोली नहीं है। और ये किसी ये भी सबसे अहम बात है, किसी इलाकाई बोली नहीं है ये, यानी कि इसको किसी पे छाप नहीं लगाई जा सकती कि ये इंडिया या हिंदुस्तान के, ये हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब अलग अलग हो चुका है। उस वक्त जो एक हिंदुस्तान था
उसके अंदर जो जो इलाके थे उसके अंदर हर तरफ की बोली मुख्तलिफ बोली जा रही थी, जैसे कि बलूचिस्तान की बोली अपनी थी, सरहद की बोली पश्तून थी, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो अब जो हिंदुस्तान के इलाके हैं जैसे हैदराबाद दक्कन है वहाँ की अपनी बोली थी, उसका अपना अंदाज था। इसके अलावा कर्नाटका था, उसकी अपनी बोली थी, तामिल थी, उसकी अपनी लैंग्वेज थी। तो उर्दू जबान की अपनी अपनी कोई इलाका नहीं था, बुनियादी तौर पर इसी तरीके से लश्कर के साथ आई और उसने डेवलपमेंट की। और कमाल इसका ये था कि इसने इसने तमाम लोगों को, आप गौर करें कि उर्दू जब आप बोलते हैं तो तमाम हिंदुस्तान के लोग, जो भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान में आप लोग हैं, वो समझ जाते हैं। कमाल इसके अंदर ये, हाँ इसने जोड़ दिया लोगों को, जोड़ने का इसके अंदर बिल्कुल। बड़ा एक खास फन था। अच्छा, अब ये जो जोड़ना है ये कहाँ से आता है? मैं जहाँ तक स्टाइल्स के ऊपर या स्क्रिप्ट के ऊपर गौर करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो ज्वाइंटिंग है ना, खासतौर पे एशिया के अंदर या मुस्लिम ममालिक के अंदर ज्वाइंट लफ्जों का एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, कोई भी जबान हो, अरब मुसलमान ममालिक की, वो तमाम जबानों के अंदर जो भी इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रिप्ट या स्टाइल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके ज्वाइंट लेटर्स का बड़ा किरदार है। अच्छा, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो आ, हमारे ज्वाइंट सिस्टम से, इस्लाम चूंकि ज्वाइंट सिस्टम को बड़ा अहमियत देता है, यानी बॉन्डिंग को बड़ी अहमियत देता है, हर तरीके से जोड़ता है और हर तरीके से कोशिश करता है कि कता रहमी ना हो, मिल के रहो, जुड़ के रहो, एक दूसरे को तकलीफ से बचाओ, बराबर वाले का ख्याल रखो। तो पता लगता है कि जो इंसान इन चीजों को सुनता रहता है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है और उसका जो स्क्रिप्ट बनता है, वो उस स्क्रिप्ट के अंदर वो कैफियत जो है ना वो मौजूद होती है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जबान तो उर्दू थी, लेकिन इसके अंदर चूंकि अरबी का असर था, संस्कृत का था, हिंदुस्तानी मुख्तलिफ जबानों का भी असर था, और बाहर की जबानों का भी असर था। तो फारसी जबान, वैसे तो हरूफ तहाजी जो है ना अरबी और फारसी के तकरीबन तकरीबन यकसा ही है, उर्दू के भी वही है। तो और अरबी और फारसी जो है हमारी कदीम जबान है बुनियादी तौर सही। पर। और अरबी से भी पहले जो थी वो इब्रानी थी, इब्रानी से वो अरबी जबान में कन्वर्ट हुई थी। अच्छा, अब इब्राहिम। होता ये कि इसके अंदर हाँ, इब्रानी। अब वो जो स्क्रिप्ट बना, वो स्क्रिप्ट बुनियादी तौर पर उर्दू ने जिस तरीके से जबान ली लश्करी अंदाज में, इसी तरीके से मेरे मुताबिक, यानी मेरे ख्याल के मुताबिक, हो सकता है इससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, वो स्क्रिप्ट भी वहीं से हमको मिल गया उसके अंदर। और कुछ चीजें लाजमी बात है फरोग पा रही होती है उर्दू जबान की, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अरबी में मौजूद नहीं है, इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें जो अरबी में नहीं है तो वो तब्दील कर दे। जैसे अरबी जबान के अंदर इंग्लिश का लफ्ज जब नेशनल गया तो उन्होंने नेशनल कर दिया उसको, सही ना? सही। इसी हाँ तरीके हाँ से हवाई सफर को जो है ना, एयरलाइन को फारसी जबान के ना हवा पैमाई कह दिया उन्होंने, सही है? हाँ तो हाँ। उसके अंदर तब्दील किया गया, तब्दीली आती है, इसी तरीके से उर्दू जबान के अंदर भी तब्दीली आई और मुख्तलिफ नए लफ्ज भी डेवलप हुए इससे मिलते जुलते हैं। और अब स्लैंग जबान में तो बहुत ज्यादा है, जो आम जबान में लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है। लेकिन हम क्योंकि कदीम की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर उर्दू के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो वो नसाली हुआ। अच्छा, नस्ली सही। जो था स्टाइल है, हरूफ तहाजी जो हाँ। है बुनियादी तौर पे मुस्लिम जितने भी स्क्रिप्ट हैं हरूफ तहाजी वही है। मेरी बात को जरा सा गौर से हम्म। समझे जो भी सुने इस बात को। हरूफ तहाजी तकरीबन तकरीबन एक ही है, बाकी थोड़ा थोड़ा फर्क के साथ। बाकी जो स्टाइल है, स्टाइल मुख्तलिफ है मुस्लिम ममालिक के पास, तकरीबन 18 से ज्यादा स्टाइल मौजूद है। लेकिन कमाल ये है कि नस्लीम जो है वो अपनी जगह पे बड़ी तसन्नो और बनावट और उसके अंदर बड़ी कोई एक अजीब सी कैफियत पाई जाती है जो इस बिल्कुल। रीजन को सपोर्ट करती है, यानी कि वो उसका हिस्सा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी जो है पहचान। ना, जैसे मिसाल के, हाँ, पहचान पहचान लगती है, बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही कहा। तो हम्म। वो उसके साथ मैच कर रही होती है, बिल्कुल रिलेशनशिप उसका बन रहा होता है, तालमेल। उर्दू जबान का नस्तलीक के साथ जितना जुड़ता है उतना किसी चीज के साथ नहीं जुड़ता। उर्दू जबान को अगर हम किसी भी अरबी स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो वो मजा नहीं देती कभी भी, या हम बना के भी लिखें तो मजा नहीं देती। लिखना चाहिए जदीद दौर के तकाजों के हिसाब से, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए और नए स्क्रिप्ट को भी आना चाहिए। मैं चूंकि खत्तात होने के नाते, खत्तात होने के साथ साथ सिर्फ खत्तात ही नहीं हूँ, मैं चूंकि टाइपोग्राफी को पढ़ाता हूँ, तो लाजिम बात है बिल्कुल। टाइपो मेरा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ब्रॉड है इस हवाले से कि हमें तरक्की पजीरी की तरफ जाने चाहिए, नए स्टाइल की तरफ भी जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम इसको अलहदा कर दें या इसको
साइड पे कर दें, क्योंकि इसने तो बहुत बड़ा सफर तय किया है, बहुत बड़ी तारीख है इसकी। तो जिनकी तारीखें होती हैं उनको इतनी आसानी से आप जो है ना जुदा नहीं कर सकते। तो ये हाँ छोटा सा एक सवाल का जवाब है। अब सही सर, आपके इसी पॉइंट से जो आपने नस्तलीक की बात की, तो उर्दू में हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे हमें कुछ जो लफ्ज सुनने को मिलते हैं, और जाहिर है आप उस पर हमें ज्यादा वाजे कर सकेंगे कि नस्तलीक के अंदर हमें उर्दू का शागिर्द होने के नाते सुनने को मिलता है लाहौरी नस्तलीक, देहलवी नस्तलीक, लखनवी नस्तलीक। ये चीजें कहाँ से शुरू हुई? क्या जो इनके इनके इलाके जो इनके नाम के साथ जुड़े हैं, क्या ये वाकई उन इलाकों से निकली, या कोई और वजूहात थी? इनके लिखने वाले जो थे उन इलाकों के रहने वाले थे? इसमें क्या फर्क हाँ, है इन सब में? और इस पे थोड़ा सा सर बताइएगा प्लीज। हाँ, बुनियादी तौर पे जिन इलाकों के नाम से ये मशहूर है, यकीनन वो लोग जो बनाने वाले थे इसके, वो इन्हीं इलाकों में रहते थे। लखनऊ, लखनवी तर्ज के रहने वाले इजाज रकम साहब लखनऊ के थे, और उस्ताद यूसुफ देहलवी साहब, इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में बात भी करता हूँ मैं इसके बारे में। जी। उस्ताद यूसुफ देहलवी जो थे वो दिल्ली से उनका ताल्लुक था, जामा मस्जिद दिल्ली के करीब रहते थे। अच्छा, अब एक थे सूफी अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब, इनका ताल्लुक लाहौर से था। अच्छा, ये लोग जो काम कर रहे थे बुनियादी तौर पे, इनके पीछे जो अवामिल थे वो आजकल बहुत ज्यादा चली हुई भी है कि भाई हमारा खत कौन सा होना चाहिए, हमारा एक कौमी खत होना चाहिए। तो ये भी एक साइड बिल्कुल। पे बहस है, कभी होगा तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक हम जरा उस पर रहते जरूर। हैं। उसके अंदर ये था कि हाँ। क्योंकि इनके ऊपर असरात, वही जबान के असरात मौजूद थे, और फारसी जबान चूंकि बोली जा रही थी, फारसी लिखी जा रही थी, और उसके लिए स्क्रिप्ट फारसी का इस्तेमाल होता है या अरबी का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन खत खास तौर पर स्टाइल जो है वो फारसी का इस्तेमाल होता है। फारसी नस्ल बुनियाद है उसकी, और उसके अंदर सही। हबीबुल्लाह फजाइली हो गए, और बहुत सारे असातिज़ा जो उस दौर के थे बादशाहों के, तो उनके यहाँ ये खत बहुत ज़्यादा राइज था। असातीर जितने बादशाह हजरात थे वो अपने बच्चों को इसकी तालीम दिया करते थे, नस्लिक लिखने। जितने भी आपको पुराने मखतूतात मिलेंगे उसके नस्लिक का किरदार बहुत ज़्यादा मिलेगा, नस्लिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अब वो जो मैं नस्लिक फारसी जबान में इस्तेमाल हो रही थी, उसके मुख्तलिफ स्टाइल थे उस दौर के। अच्छा, अब वो तब आते 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 थे, जब लाहौर में आता है वक्त आता है, तो सूफी अब्दुल मजीद साहब का अगर हम बहुत पुराना काम देखें तो वो मुतासिर हैं उसी जबान, उसी स्टाइल से जो कि फारसी नस्लिक था। लेकिन इंसान की चूंकि फितरत मुख्तलिफ है, उसके ऊपर असरात आते हैं, लिबास के ऊपर, गजा के ऊपर। जैसे बिल्कुल। लश्कर की बात हमने की, जबान के ऊपर असरात आए तो लश्करी जबान बन गई। तो ऐसे ही इंसान की जो फितरतें हैं वो सारी की सारी उनके होने वाले कामों के ऊपर भी आया होती हैं उनसे। बिल्कुल जैसे सर। मिसाल के तौर पे, जी, सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उस सवाल पे हम आते हैं बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा, और मैं अगर आप उसको वाजे कर दें कि इस हम्म, चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो हम आज खत लिखते हैं उर्दू का, ये इसका हम्म, ओरिजिन कहें या इसकी बुनियाद कहें, ये है फारसी से ही आई है, इसका खत उर्दू का। बिल्कुल, 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 इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। हम सही। इसको हमेशा देखें, हम उसूल ये है, और ये सच्चाई का उसूल ये है कि हमको पार्शल नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए कि हम जो है ना तासुब का शिकार कर जाए, हमारे यहाँ लोग मुतासिर ज्यादा हो जाते हैं, हम हम्म। सच्चाई से दूर चले जाते हैं। अच्छा, मैं भी चूंकि स्कूल दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट से मेरा ताल्लुक था, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने फारसी नस्लियत, मैं फारसी नस्लियत कहता हूँ, ईरानी नस्लियत नहीं करता, इसलिए नहीं हम्म। कहता कि ईरानी जो है वो फिर इलाके को जो है ना नुमाया करती है, लिहाजा मैं फारसी नस्ली से। अच्छा, सही। फारसी नस्ली जब मैंने देखी और मुख्तलिफ उसके अवामिल देखे, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने फितरीपन महसूस किया, गैर फितरीपन महसूस नहीं किया। और मैं इस बात को हमेशा स्टूडेंट से कहता भी रहा, तुम लोगों से भी कहता था, और पुराने नए जो भी स्टूडेंट है उनसे कहता हूँ कि हमेशा पानी वहां से पिए जहां से पानी निकला है। सही ना? पानी हाँ। अगर आप वहां से पियेंगे तरोताजा पानी मिलेगा आपको, देखिए ना, जहां से कुआं खुदा हुआ होता है वहां से आप पानी पीते हैं, ठंडा और बड़ा ताजा पानी मिलता है आपको। लेकिन बिल्कुल। अगर उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी जाए और पानी आप बहुत दूर से, उसी कुएं का पानी दूर से पिए, तो उसके अंदर वो मजा और ताजगी नहीं होगी। मिलावट बहुत हो अच्छा, जाती लेकिन लेकिन वो जो पानी निकल रहा है ना उसमें से, उसने जगह तो बनानी है कहीं ना, ठीक है ना? तो वो है। हाँ। जगह बनाएंगी, ब्रांचेस बनाएंगी, हौदियाँ बनाएंगी, मुख्तलिफ जगहों से वो बहता हुआ जाएगा। तो उसमें हम्म। मुख्तलिफ किस्म की आलाइशें, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ असरात, मट्टी के अपने असरात, हवा के अपने असरात उसमें शामिल होंगे। तो इसी हम्म। तरीके से खत का भी बहाव इसी तरीके से है।
कि खत भी फारसी नस्तलीक से जब बहता हुआ आगे निकलता है तो इंसानी असर उसके ऊपर आया होता है, यानी कि मैं भी अगर कोई काम करूंगा तो मेरे खत के ऊपर मेरी मिजाज की नुमाइंदगी होगी, यानी वो बिल्कुल। उससे मुतासिर होगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो मेरी पहचान बनने लगेगा। मिसाल के हाँ। तौर पे इसमें एक मिसाल मैंने दूं कि टर्की से कुछ उस्ताद आए हुए थे यहाँ पाकिस्तान, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी इस्लामाबाद में। तो मैंने एक कदबा लिखा था, पेंटिंग की थी, तो कैलीग्राफिक। तो उसके अंदर वो जो तुर्की के एक बड़े उस्ताद थे जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने मुझसे मेरे मिजाज के बारे में बताना शुरू कर दिया मेरी पेंटिंग कैलीग्राफी देख। और अच्छा। मेरे मिजाज के बारे में उन्होंने जब बताया तो मैं बड़ा हैरान हो गया। अच्छा, मैं भी चूंकि बताता था लेकिन मुझे कोई नहीं बताता था। कमाल ये हम्म। था, मैं भी स्टूडेंट्स के दरमियान में जब बैठता था तो बात करता था, भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा मिजाज भी कैसा है, तुम्हारा मिजाज भी कैसा है। वो लिखने हम्म। से और पढ़ने से उनके बिहेवियर से पता लगता है। इसी पता चल। तरीके से स्टाइल आ जाते हैं। तो सूफी अब्दुल मजीद परवीन रकम या उस्ताद यूसुफ देलवी या एजाज रकम साहब जो थे, जो लखनवी तर्ज के बानी थे, एजाज लखनवी, ये जो थे ये बुनियादी तौर पे इनके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान की तरफ गए। अच्छा, ये पहचान बनाना जो होता है ये कोई इरादती इरादे के साथ नहीं होता। गैर हम्म। इरादी तौर पे उसमें तकल्लुफात पैदा होना शुरू हो जाए, कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जो लोग सही। बनाव अच्छा, फिर जब वो कैफियत पैदा होनी शुरू होती है तो वो उनको नजर आने लगती है। और जब वो नजर आने लगती है नफ्सियाती तौर पे, वो उसको फॉलो करने लगते हैं। वो कहते हैं यार ये चीज तो बड़ी उम्दा चीज आ गई है, मैं कुछ ऐसा करके देखता हूँ। तो इसको देखते हैं कि लोग एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। इसी तरीके सही। से लाहौरी नस्ल लीग के अंदर लाहौरी असरात नुमाया थे। उसके अंदर सूफी अब्दुल मजीद परवीन रकम के, उनकी तख्तियां तो मौजूद नहीं है लेकिन ये जरूर है कि उनका लिखा हुआ बहुत मौजूद है। इकबाल ने, अच्छा, ये जो लिखना होता है ये लिखना बड़ा असर करता है, लिखना हम्म। बड़ा असर करता है। और उसके अंदर खास बात ये होती है कि जिसे उस्ताद यूसुफ देहलवी थे, उनकी उनके मिजाज के अंदर खुलासगी बहुत थी, यानी बड़े हम्म। दिल वाले आदमी थे। और उस्ताद हम्म। यूसुफ देहलवी के बारे में बताता चलूं कि हमारे दादा उस्ताद भी थे। और पाकिस्तान के मशहूर पेंटर सईद अख्तर साहब हैं, उनके वो नाना भी हैं। और एनसीए के प्रोफेसर थे सईद अख्तर साहब, और हयात है माशाल्लाह से, उनके नाना है वो। और उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी लिखी है। और पाकिस्तानी करेंसी 77 तक जितनी करेंसी पाकिस्तान की लिखी जाती थी वो फ्री लिखते थे। वो कभी एक पैसा भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से नहीं लेते थे, उसके बदले कुछ लेते ही नहीं थे। कमाल अच्छा। उनका ये था। और वो बड़े बर्जस्ता अंदाज में कहते थे मैं पाकिस्तान का दामाद हूँ और मैं यहाँ पर बुलाया गया हूँ। तो बड़े मिजाज के खुले थे। अच्छा, उनकी एक खास बात ये भी थी कि वो जितने बोर्ड और कराची की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के ऊपर बोर्ड लगते थे, पेंटर काम करते थे, वो पेंटर जो थे वो पेंटरों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो थे वो काम दिया करते थे। और हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जाके ड्राइंगे कर दिया करते थे। लोग उनसे कहते थे कि भाई आप फ्री में इनको ड्राइंगे करके दे देते हैं तो हम्म। आपको क्या फायदा होता है। वो कहते हैं, कहने लगे कि अगर ये बोर्डों पे लिखेंगे तो बुरा लिखेंगे, अगर बुरा हम्म। लिखेंगे तो दीवारों, ये जो दीवारें हैं ये बुरी लगेंगी। और मैं हाँ। ड्राइंग कर देता हूँ, कम से कम ये उसको जब भरते हैं उसकी फिलिंग करते हैं तो कम से कम खराब करते हैं, थोड़ा खराब करते हैं, ज्यादा खराब भी करते हैं, तो लफ्ज तो खूबसूरत लगते हैं जिसकी वजह से ये दरो दीवार कराची की और इस मुल्क की दरो दीवार खूबसूरत लगती है। तो वो बड़े दिल, खुले दिल के आदमी थे। तो वो खुले दिल की कैफियत जो थी उनके खत के अंदर भी बहुत ज्यादा नुमाया थी। अच्छा, सही। एजाज रकम साहब जो थे, जो कि लखनवी तर्ज के बानी थे, वो लखनऊ में ही रह गई वो सारी की सारी तहरीक। वो उसने बहुत बड़ा मकाम नहीं मिला उसको, उसको हम्म। इतना ज्यादा पजीराई नहीं मिली, काम बहुत हुआ उसके अंदर। और बड़ा उसके अंदर खास बात ये थी कि वो छोटी जगह पे बहुत तगड़ा लिखा जाता था और बड़ा तगड़ा लिख के और बहुत ही नफासत के साथ बारीकी आती थी। इससे पता लगता है अल्लाह ताला ने इंसानी जहन को जो है बड़ी तकवियत और ताकत दी है। और वो इंसानी हिस्सियात के साथ जैसा पैदा किया गया है ना उसको, उसके हम्म। अंदर तख्लीकी सलाहियत, यानी कायनात घूम रही है ना इंसान के अंदर, जो सही। कायनात असगर है वो खुद गमबाजी करती है कि उसकी तख्लीकी सलाहियतें कैसे कैसे निकलती हैं। तो हम्म। एक एक रीजन के अंदर, एक एक इलाके के अंदर एक एक आदमी ने इतना उम्दा उम्दा काम किया और एक एक खत के अंदर नई तौजीहात पैदा की, नई शक्ल अशकाल पैदा किए, जिसको पजीराई मिली, लोगों ने उनको उस्ताद तस्लीम किया। तो हम समझते हैं इस बात को कि ये हम्म। सारी की सारी चीजें इंसानी कैफियत के साथ निकलती अच्छा सर, अभी तक हमने जो बात की है वो हमने बात की लोहारी नस्तलीक पे, देहलवी नस्तलीक पे, लखनवी नस्तलीक पे, लेकिन एक और नाम हम सुनते हैं नूरी नस्तलीक का।
और इसका ज्यादातर कारण हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब बन गया उसके बाद जब अखबारों का दौर आया और प्रिंटिंग शुरू हुई तो नूरी नस्ली ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। तो इस पे जरा आप बताइए कि ये नूरी नस्ली के ओरिजिन कहाँ से है और ये कब कैसे आई उर्दू के अंदर। देखो, नूरी नस्ली बुनियादी तौर पे जो है वो फॉन्ट है कंप्यूटर का, सही ना। इसको बनाने वाले जो थे जमील साहब थे, मिर्जा जमील साहब। और ये जो नूरी नस्लिफ नाम रखा गया, ये उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नाम के ऊपर रखा, नूरी नस्लिफ। अच्छा, अच्छा। ये भी पीछे से उस्ताद यूसुफ साहब के शागिर्दों में से होते हैं, नूर मोहम्मद साहब उस्ताद यूसुफ देहलवी के शागिर्दों में से होते हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक था। अच्छा, और चूंकि अखबारात और रसाइल, जी, उनके बेटे ने ये सब बनाया ना। हाँ, जमील साहब जो थे वो बनाने वाले थे, और नूरी नस्लिफ को, और उसके उन्होंने जो नाम रखा अपने वालिद के नाम पे रखा, नूर मोहम्मद, नूरी नस्लिफ, नूर मोहम्मद साहब के नाम। सही। अच्छा, अब वो ये था कि अखबारात और रसाइल जितने भी लिखे जाते थे पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद, प्रिंटिंग के अंदर जो भी आता था पहले हाथ से लिखा जाता था, फिर उसका प्रोसेस होता था और फिर वो प्रिंटिंग की तरफ चला जाता था। अच्छा, सही। 77 तक ये काम भी पाकिस्तान में भी हाथ से हो रहा था, अखबारात हाथ से लिखे जा रहे थे। तो अखबारात का प्रॉब्लम ये था कि वहां पर कातिब हजरात जो थे वो हाथ से लिखा करते थे, तो उसके अंदर बहुत सारे कातिबों की एक वक्त में, एक रात में जरूरत पड़ती थी। 100 कातिब काम करते थे, 50-50, 70-70 कातिब एक अखबार के अंदर नौकरी करते, और वो लोग ये काम किया करते थे। अच्छा, उनकी एक जो थी वो बन गई थी, एसोसिएशन बन गई थी, और फिर वो ये होता था कि तनख्वाहें जब नहीं बढ़ती थी तो वो अखबारात को रोक दिया करते थे, नहीं लिखते थे तो अखबार रुक जाया करता था, नुकसान होता था। अच्छा, जमी ये जो सर ये जो एक अखबार के सवाल। मालिक थे। जी सर, एक सवाल करना चाह रहा हूँ इसी के अंदर, आपने जो बताया तो एक थोड़ी क्यूरियोसिटी मुझे हुई कि जब अखबारात हाथ से लिखे जाते थे 70s के दौर में, तो जाहिर है अखबारात उस जमाने में भी उस जमाने के लिहाज से बहुत बड़े इलाके में मतलब मास प्रोड्यूस ही होते होंगे कि इतने सारे लोगों को देने होते थे। तो क्या सारे के सारे अखबार, एक एक अखबार हाथ से लिखा जाता था या कोई एक किस्म की उसकी कॉपी बन जाती थी, जैसे होता है ना कि एक पर्चा नीचे रख लिया और फिर लिखा तो उसकी हाँ हाँ कॉपी बन। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो ये होता था कि खबरें जो थी दे दी जाती थी और कॉलम की साइजिंग दे दी जाती थी खातिब खत्तात को, और वो हम्म। खत्तात या कातिब जो होता था वो उस एरिया में उस खबर को 20 लाइनों को किसी दे दिया, किसी को 40 लाइनें दे दी, किसी को 30 लाइनें दी, किसी को हेडलाइन दे दी, किसी को मेन लाइन दे दी, वो लिखा हम्म। करते थे। और फिर वो एक ही अखबार में पेस्ट हुआ करता था, यानी एक फिल्म के ऊपर पेस्ट होती थी वो फिल्म, सही। ठीक है। और वो फिल्म जब पेस्ट करता था पेस्ट करने वाला, तो फिर वो जाके प्रिंटर के पास जाती थी और वो प्रिंट होती थी, जो तरीक़ेकार आज है, सही ना, सिर्फ मशीनों का फर्क था, लेकिन वो समझ। प्रिंट होता था, एक अखबार लिखा जाता था, तमाम कातिब मिलकर एक अखबार लिखते थे। क्योंकि सही। एक अखबार जो था 10 सफ़ात पे भी मुश्तमिल होता था, 8 सफ़ात पे भी मुश्तमिल हो सकता था, 4 सफ़ात पे भी, उसमें फिर कॉलम होते थे, उसमें फिर हेडलाइंस होती थी। हेडलाइन लगाने वाले जो खत्तात होते थे वो बड़े खत्तात होते थे, उनके हेड होते थे, तो सारे के सारे। अच्छा, वो चूंकि जब वो हड़ताल कर दिया करते थे तो फिर उसके अंदर ये होता था कि वो अखबार रुक जाया करता था। इसको जब चाइना ने पहली मरतबा सॉफ्टवेयर जो है इंट्रोड्यूस कराया चाइना ने, तो पाकिस्तान में इसकी नुमाइश हुई। पाकिस्तान में जब ये नुमाइश की गई तो मीर खलीलुर रहमान जो थे जंग के मालिक, उन्होंने, उनकी लाजी बात एक बहुत बड़ा साइज पे काम हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पे प्रिंटिंग हो रही थी अखबार की, और अखबार चल रहा था जंग के बाद। तो उन्होंने जमील साहब से कहा कि भाई आप जो है सॉफ्टवेयर का काम करें और एक नया सॉफ्टवेयर बनाएं, और ये ताकि हम इस झंझट से जो है वो निकले बाहर। अच्छा, अब वो जब झंझट से बाहर निकलने के लिए उनको ये टास्क दिया गया तो उन्होंने ये टास्क को कबूल किया, और फिर वो टेक्नोलॉजी लेके आए चाइना से यहाँ पर। और चाइना से लाने के बाद उन्होंने ये किया कि दहलवी नस्ल, क्योंकि वो स्कूल ऑफ थॉट जो था उनका दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट था, तो कराची के एक मशहूर खत्तात जिनके बेटे ने मुझे ये बात बताई है, और उन्होंने डायरेक्टली मुझे बताई है, मैंने सुनी सुनाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अब्बा को अब्दुल मजीद दहलवी एक खत्तात कराची में गुजरे हैं, दिल्ली से उनका ताल्लुक था, देहलवी नस्ल में भी एक अब्दुल मजीद परवीन खत्तात गुजरे, अच्छा। अब्दुल मजीद देहलवी, जो कि उस्ताद यूसुफ देहलवी के शागिर्द थे और बहुत ही चहीते शागिर्द थे। और उस्ताद यूसुफ साहब उनके बारे में कहा करते थे, एक बहुत बड़ा जुमला जो जावेद भाई उनके बेटे हमें बताया करते थे, कि वो कहते थे कि अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, और शागिर्द भी एक। यानी वो अपने शागिर्द को इतना बूस्ट करते थे, और वो कहते थे कि बड़ा कोई
जबरदस्त किस्म का शागिर्द है मेरा अब्दुल मजीद देहलवी। जंग अखबार जो लिखा गया है, जंग की लॉ जो लिखी है वो मजीद साहब के हाथ की लिखी है। अच्छा। हमदर्द हमदर्द कंपनी का जितना काम है, हमदर्द का लोगो भी उनके हाथ से डिजाइन हुआ है। और हमदर्द की जितनी दवाइयों की पैकिंग होती थी, बनती थी, उसकी खताती होती थी, वो अब्दुल मजीद देहलवी साहब किया थी। अच्छा, अब्दुल अब्दुल। मजीद देहलवी साहब का को 82 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका था। हम्म। अच्छा। अच्छा, वो उनको जब बुलाया गया, जमील साहब ने जब वहां पर बुलाया अपने ऑफिस में, उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, बहुत बड़ा तारीखी जुमला है जो कि जमील साहब ने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए आप कितना बड़ा लिख सकते हैं और कितना छोटा लिख सकते हैं। एक हम्म। उस बड़े खताब से जो इतना बड़ा नाम हो, जिसको उस वक्त के जर्नल से लेकर हुक्मरान जानते हो, हाँ। और वो काम करता हो इस मैार का कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका हो, उससे आप ये सवाल करेंगे तो बड़ा कोई अजीब सा सवाल लगता है कि हम्म। आप कितना बड़े से बड़ा लिख सकते हैं और कितना छोटे से छोटा लिख सकते हैं। तो उन्होंने हाँ। वैसे ही जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हाथी से बड़ा लिखवा लो और चींटी से छोटा लिखवा लो। तो सही। ये उन्होंने भी उसी लेवल का जवाब दिया उनको कि अब उनके पास कोई जगह बची नहीं। अच्छा, कमाल ये था कि जमील साहब ने अब्दुल मजीद साहब को बुलाया तो, लेकिन उनका खत इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हम्म। उनसे लिखवाया, ना ही अच्छा। उनसे लिखवाया। हम्म। अच्छा, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर, मैं समझता हूँ कि तारीखी ब्लेंडर है ये, कि नूरी नस्तालीक में अगर अब्दुल मजीद देहलवी नस्तालीक के बानियों में से हैं, देहलवी नस्तालीक के अब्दुल मजीद देहलवी साहब, अगर उनका खत आ जाता, आप यकीन माने कि मैं ये समझता हूँ कि खत्ताती की जो कैफियत है, जो आज नूरी नस्तालीक के अंदर वो जो हुस्न, रवानी और रूहानियत नहीं है, वो आ जाती। तो हम आखिरी दो सवालों की तरफ आते हैं कि जब जी। अखबारों के बाद से निकल के खताती आई एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, यानी कि हाँ। एक पूरा एक दौर शुरू हुआ, यानी कि 90 से लेके 99 से लेके आपके 2010 तक कि जो हम्म। दौर आया जिसमें उर्दू जो है एडवर्टाइजिंग के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होने लगी अखबार के साथ हम्म। साथ। यानी कि पहले अखबारों के अंदर एड आने लगे, फिर मैगजीन भी, फिर टेलीविजन भी आया, तो फिर पैकेजिंग है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की नाम है, वो भी सब उर्दू में लिखे जाते थे। तो उसके मुतालिक अगर आप थोड़ा बता सकें कि एडवर्टाइजिंग में उर्दू का सफर कैसा रहा। अब वो ये था कि तमाम एडवर्टाइजर जो पुराने थे वो तो हाथ से काम करना जानते थे। अब हुआ ये कि वो लोग पुराने लोगों को जानते थे, काम करना जानते थे, तो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं थी, वो चीज़ों को समझते थे। 2006, 7, 8 के बाद जैसे इंटरनेट का दौर आया, उसके अंदर तब्दीलियां रूनुमा हुई। अच्छा, फिर वो पढ़े लिखे लोग जब इसमें शामिल हुए तो उन्होंने उनको हैसियत दी, अहमियत दी अपने असलाफ के काम को, या उसमें होने वाली तरक्की को, या उसमें होने वाले खत की बालिदगी जो उसमें नजर आती थी, उसको अहमियत बिल्कुल नहीं दी। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया, जिसको आप कहते हैं रोमन उर्दू शामिल कर दी। बिल्कुल। और रोमन उर्दू ने बड़ा एक बेड़ा गर्क किया हमारी नस्लों का। इस तरीके से हम्म। उर्दू का बेड़ा गर्क हुआ, इसी तरीके से उसको लिखे, क्योंकि लिखने के लिए और बोलने के लिए दोनों जबानें मुख्तलिफ होती हैं। किताबी जबान या एडवर्टाइजिंग की जबान हमेशा ऐसी होती थी जो आम फहम होती थी और अच्छी होती थी, सादा होती थी। लेकिन हम्म। उसके साथ भी बड़ा छिचोरी जबान भी इस्तेमाल होने लगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी आ गई जो कि हमारे तमद्दुन को बिगाड़ने के लिए बहुत काफी थी और काफी हम्म। हैं। तो उसके अंदर किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि हमें एडवर्टाइजिंग के अंदर उर्दू जबान को, उर्दू राइटिंग को या उर्दू स्क्रिप्ट को अहमियत देनी चाहिए। इससे हमारे कल्चर की जो है वो नुमाइंदगी होती है, हमारी जबान की खिदमत होती है। बल्कि मैंने इसके ऊपर एक शेर भी कहा था, एक जगह बैठा हुआ था तो हमारे एक दोस्त थी, शागिर्दा भी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि उर्दू के बारे में कोई एक मिसरा मुझे बताओ, 2 मिसरे कुछ लिखो। तो मैंने उनसे कहा, बैठे बैठे लिखा, तो मैंने उनसे ऐसी फिलबदी कहा, मैंने कहा उर्दू जबान हमारी है, जबान ये कितनी प्यारी, इससे करें मोहब्बत, करें इसकी आबियारी। तो वो क्या। जो थी वो हमारी आबियारी नहीं हो रही उसकी, अब वो हाँ। चीजें बिगड़ रही हैं। अच्छा, तो समेटने वाले जो लोग हैं ना, उनको वो जगहें नहीं मिलती, उन जगहों पे फिट नहीं किया जाता, या उनको वो जगह नहीं दी जाती जो उसकी खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं खिदमत का वक्त नहीं है, अब ये दौर जो है वो है काम का, काम करो और निकलो। लेकिन एक वक्त आता है जब हम समझते हैं कि असलाफ की जो चीजें थी वो हमारे लिए कितनी अहमियत के काबिल है, और वो हम्म। कितनी ज्यादा हमें अपनी रूट से जोड़े रखने के लिए अहम किरदार अदा करती बिल्कुल। तो सर जैसे बस आखिरी सवाल ही करूंगा इसके ऊपर कि आपने रोमन की बात की, और हम देखते है। हैं कि बहुत सारी ज़बानें, खास करके जो मुसलमान ममालिक हैं, उसमें आपका टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, इन लोगों की, इनके मुल्कों की जो ज़ुबानें हैं, यानी कि टर्किश जो है, उसका स्क्रिप्ट खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता रोमन की प्रेजेंस की वजह से।
कि जब रोमन बिल्कुल। आए तो उनका अपना स्क्रिप्ट खत्म हो गया, और अब हम उर्दू में भी वही रुझान देख रहे हैं कि जब से रोमन एडवर्टाइजिंग में या मीडिया पे या जिन चीजों से लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, टीवी से या किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन हो, उससे वहां पर रोमन की मौजूदगी है। और फिर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऑब्वियसली इंग्लिश में होती है टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर कोई उर्दू में कोई ऐसी चीजें डेवलप हुई नहीं है कि हम उसको बिल्कुल सिरे से सॉफ्टवेयर वगैरह भी सारे उर्दू में हों, कि सब कुछ हम उर्दू में इस्तेमाल करें। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं शुरू से वो इल्म कीमिया कम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर एकदम बिल्कुल। किसी को रियाजी या इल्म कीमिया इस तरह की बात बता दी जाए तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमें खुद ही नहीं, हम उससे बड़े स्ट्रेंज होते हैं कि जैसे ये कुछ और है हमारे लिए, बनिस्बत के हम्म। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, उससे हम ज्यादा करीब होते हैं। तो और बिल्कुल अब आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता कि ये जब इस तरफ जा रहा है कि अब जो टेक्नोलॉजी भी है और फिर एडवर्टाइजिंग में भी रोमन इस्तेमाल होती है, आप क्या देखते हैं उर्दू का मुस्तकबिल किस तरह से चलना है उर्दू में आगे? देखो, उर्दू जिस तरीके से दूसरी जबानों पे, तहजीबों पे, हमारे लिबास पे, खाने पे मुख्तलिफ दूसरे बाहर के असरात आने शुरू हो गए हैं बहुत तेजी से, इंटरनेट की आसानी से मैसर हो गया ना अब इंटरनेट हमें। तो हमें कल्चर की जो वो बॉन्डिंग थी ना वो खत्म हो गई है। वो जो एक दीवार खड़ी थी कल्चर्स की एक दूसरे को देखने की, वो हम्म, जाके पहले देखा जाता था, फिर एक आदमी आता था, फिर वो दो को बताता था, फिर वो एक माशरे के अंदर फैलती थी बात। तो उसमें हम्म, सालों बीत जाते थे। अच्छा, अब होता ये कि अमेरिका में अभी एक फैशन आता है और यहाँ पर दूसरे लम्हे यहाँ पर पहुंच जाता है हमारे पास। तो बिल्कुल। ग्लोबल विलेज हो गया हमारा बिल्कुल। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आप इसको रोक तो नहीं सकते हम्म, कि तब्दीलियों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती है। लेकिन हमें हम्म, ये जरूर करना चाहिए कि हमारे मास के अंदर, खासतौर पे इदारों के अंदर जहाँ कम्युनिकेशन डिजाइन पढ़ाया जा रहा है, वहां पर स्पेशली एथिक्स जो है वो उर्दू जबान के पढ़ाए जाएं, उसूल पढ़ाए जाएं, ताकि वहां पर उनको समझ में आए कि उर्दू जबान को हम जितनी आम फहम जबान में चीजों को बेचते, देखिए हमेशा एडवर्टाइजिंग के अंदर जो मास के अंदर काम होता है ना वो मशहूर होता है। हम एक हम्म, खत्ताती करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो 100-200 लोग देखते हैं और एक आदमी वो घर ले जाता है, दोबारा देखता ही नहीं है। लेकिन हम्म, प्रोडक्शन के अंदर जब काम होती है एडवर्टाइजिंग का, तो एक अगर वो एक कोई रिसाला छपता है, उसमें कोई चीज लिखी जाती है या डिजाइन होती है, तो वो हम्म, लाखों लोग देख रहे होते हैं और फिर हम्म, लाखों लोगों से वो फैल रही होती है। तो पता हमें चाहिए कि खास तौर पे जो हमारी ग्रास रूट लेवल है ना, खासतौर पे यूनिवर्सिटी से जहाँ से कम्युनिकेशन डिजाइनर निकल रहा है, वहां पर उसको टाइपोग्राफी के बारे में, जैसे इंग्लिश की टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता है, इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए बाकायदा। जैसे कि हमने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आमिर मिर्जा साहब और मेरी एक जॉइंट एडवेंचर था कि हम यहाँ पर कम्युनिकेशन डिजाइन को मैंने तकरीबन 6 साल पढ़ाया। और हम्म, 6 साल वो कोर्स मैंने कैलीग्राफी का पढ़ाया। उसके बाद उसमें मेरी एफर्ट थी, लेकिन मेरी और आमिर मिर्जा साहब की कोशिश ये थी कि हम, क्योंकि वो उसको करवाने वाले थे और मैं करने वाला था, तो उनका बहुत बड़ा किरदार है, मेरे भी कुछ थोड़ा बहुत किरदार है उसके अंदर करवाने में। तो एडवर्टाइजिंग के बच्चे जब वो निकले 5-6 साल के अंदर, कोई कभी 30 निकलते थे, कभी 25 निकलते थे, कभी 20 निकलते थे, तो 100-200 बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, वो जब एजेंसीज में जाते हैं तो कम से कम उनको ये पता होता है कि वो काम को गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, या काम को सही करके गलत कैसे करना है, गलत को कैसे पहचानना है, और गलत को सही कैसे करना है, किस सही आदमी से सही काम करवाना है। जैसे कि अभी एक एड एजेंसी, एक एड था जे डॉट का, उन लोगों ने स्पेशली मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे अपना एक प्रोडक्ट डिजाइन करवाया तासुर के नाम से, क्योंकि रिवायती काम कर रहे हैं वो लोग, शलवार कमीज पे काम कर रहे हाँ, थे। तो एक नया हाँ, प्रोडक्ट उनका लॉन्च हुआ है, उसका नाम है तासुर। तासुर जो इन्होंने मुझसे लिखवाया स्पेशली, उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग के लोगों से करवाया काम, लेकिन उनको मजा नहीं आया उसके अंदर। स्पेशली हम्म, फिर उनके कुछ रवाबित मेरे साथ हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि काशी भाई आप देखें जरा इसको कैसे करेंगे। तो मैंने उनको आइडियाज दिए, तो उनको बड़ा खुशी हुई। और फिर उन्होंने वो पूरा का पूरा पैकेट जो बनाया जिसमें वो कपड़े रखे जाएंगे, वो सारी साइडें मुझसे डिजाइन करवाई। और मैंने वो तासुर का, आजकल कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो बोर्ड लगे हुए हैं तासुर के नाम से, और वो पैकेट्स भी बने हुए हैं। फिर उसकी इल्यूमिनेशन भी मैंने क्लासिकल की। पता सही। लगता है कि रिवायती चीजें अगर हम करते हैं तो उसकी हमारे साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, क्योंकि है, फितरी तौर पे इंसान बैलेंस को पसंद करता है। जो बिल्कुल। बैलेंस की चीजें होती हैं वो बैलेंस हम थोड़ी देर के लिए खत्म तो कर देते हैं, लेकिन हाँ, बैलेंस अगर नहीं होगा तो वो डिजाइन हो या काम हो या अमल हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो कपड़े हो, वो बैलेंस भी नहीं होगा तो बुरा लगेगा। तो सही बैलेंस, बात। उसके अंदर हमारी जो रिवायती चीजें उसमें बैलेंस हो, तो इससे हम्म, नए बैलेंस पैदा हो सकते हैं।
यानी नए सिरे से नए कानून बन सकते हैं अच्छे कवानीन की बुनियाद पे। अब अगर सर बुरे कवानीन होंगे तो बुरे कवानीन ही बनेंगे उससे। सर बस इसको बिल्कुल एंड पे ले जा रहे हैं, बस आखिरी सवाल मुझे करना था कि आपने ये तो जो आपने बात बताई, ये कम्युनिकेशन डिजाइनर्स, ये जो आर्टिस्ट, ये जो कैलीग्राफर्स हैं, ये उनसे ज्यादा रिलेट कर सकती है बात। लेकिन जो आम हैं, जो जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो उर्दू पढ़ते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त ऐसे जमाने के अंदर? देखो उसके अंदर ये कि अपनी सतह के ऊपर जो है उर्दू को अपनाएं, और हम्म। उर्दू में बात करने की शर्म महसूस करना खत्म करें। तो हमें चाहिए कि अपनी सतह के ऊपर उर्दू को रिवाज दें, और उर्दू की खताती को बेसिक सतह के ऊपर, स्कूल की सतह के ऊपर, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर इसको करवाना चाहिए। और इसी से वो सिर्फ आपको खतात चुके पैदा नहीं करना, आपने तो सिर्फ उनको देखने का सलीका सिखाना है अपने बच्चों को, बिल्कुल। ताकि वो अच्छा देख सकें, तो अच्छा कर सकेंगे आगे काम। ये है बुनियादी तौर। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत हमेशा की तरह बात करते हैं। बहुत इंशाल्लाह सर आपके भी आने वाले सेशन में ज़रूर आइएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। इंशाल्लाह। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। चलो बहुत। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।